नमस्कार। इंडिया चाहता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। जैसा कि हम कहते हैं और मानते भी हैं कि आप जो चाहेंगे वो हम दिखाएंगे। बहुत से दर्शकों ने हमको कहा कि अपने शो इंडिया चाहता में आप कुछ खास और बड़ी हस्तियों के इंटरव्यूज़ भी करिए, उनको भी हमारे साथ सामने लेकर आइए और उनसे हमारे सवाल पूछिए। आज शुक्रवार की शाम जानबूझकर हमने ऐसे ही आपके विचारों के आधार पर दो खास मेहमानों को आपकी अदालत में सामने लाने का फैसला किया है। जनता तय करेगी कि कौन इस डिबेट में, कौन इस बातचीत में आगे रहेगा। लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सबसे नए नवेले सदस्य, राज्यसभा के सांसद रहे, पूर्व रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी से, जो इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दिनेश जी सीधे बातचीत करेंगे हमारे साथ, इस वक्त कोलकाता से लाइव हैं। और जितने बीजेपी में आप नए हैं उतना टीएमसी छोड़ने वालों में आप सबसे नए हैं। आपने अभी अभी टीएमसी छोड़ी है, राज्यसभा में भरी संसद में आपने खड़े होकर इस्तीफा दिया पार्टी से। मैं ये जानना चाहूँगा दिनेश त्रिवेदी, इतना बड़ा कदम आपने क्यों उठाया, वो भी उस पार्टी और उस नेता के खिलाफ जिसने आपको इतने मौके दिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, क्यों? सुमित जी, ऐसा है कि इस बात की चर्चा मैंने राज्यसभा में कही कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ, पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। पार्टी ने कैसे छोड़ा? और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्टी की स्थापना ही हमने भी की है। हम ममता जी के साथ हमने स्थापना की। उस समय आदर्श अलग थे, विचार अलग थे, जनता साथ थी, पैसे नहीं थे। अब सब विपरीत हो गया है। अब बहुत पैसे आ गए, आदर्श कहीं और चले गए और जनता भी साथ नहीं है। तो जब पार्टी के आदर्श चले जाते हैं और लाख कोशिश करने पर भी उस आदर्श को यदि वापस नहीं लौटाया जाता है तो मेरे पास चारा क्या था? और कोई चारा नहीं था। और मेरे पास एक ही सिद्धांत था कि या तो एक परिवार की सेवा करें या किसी पार्टी के द्वारा देश की सेवा करें। तो आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी एक परिवार की पार्टी बन गई है? पार्टी की तरह एक परिवार की सेवा कर रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये अफसोस की बात है, मुझे खुद दुख हो रहा है। तो कौन परिवार में? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, दो लोग? भाई आपने कह दिया, आपने खुद कह दिया। अच्छा मुझे बताइए सुमित जी, जितने पुराने जिसने स्थापना की थी तृणमूल कांग्रेस की, अब सब यदि चले जाते हैं तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही ना। और यदि आपने पार्टी के मूल्य आदर्श को एक कंसल्टेंट को सौंप दिए तब कहीं लगता है कि यह पार्टी ने आपको छोड़ दिया। और हम सार्वजनिक जीवन में सुमित जी क्यों आते? कोई परिवार की सेवा नहीं करने आते, अपने खुद के परिवार से दूर चले जाते हैं। एक चीज़ बताइए दिनेश त्रिवेदी, पहली बात तो मैं साफ करूं कि इस इंटरव्यू के दौरान मैं आपसे कुछ तीखे और कड़वे सवाल करने वाला हूं दिनेश त्रिवेदी। भले ही हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के मित्र रहे हैं, पर यह इंटरव्यू है, मेरा काम है सवाल पूछना और आपका काम है जवाब देना। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, अगर इस पार्टी में आदर्श छोड़ दिए थे, इस पार्टी ने रास्ते से भटक गई थी, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे जब इस पार्टी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी? जब ममता बनर्जी कैबिनेट में शामिल होती हैं तो अपने साथ दिनेश त्रिवेदी को लेकर शामिल होती हैं। ममता बनर्जी दिनेश त्रिवेदी को अपने बदले रेल मंत्रालय दिलाती हैं। ममता बनर्जी दिनेश त्रिवेदी को लोकसभा का टिकट दिलाती हैं, पर दिनेश त्रिवेदी हार जाते हैं। तो क्या दिनेश त्रिवेदी की जिम्मेदारियां इस मुश्किल के वक्त में, जब चुनाव सर पे है, पार्टी की सेवा करना काम नहीं था दिनेश त्रिवेदी का? देखिए सुमित जी, हम जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं ना तो कोई सवाल कड़वे नहीं होते और हर सवाल का जवाब देना ऑब्लिगेशन होता है एक जो सार्वजनिक जीवन में होता है। तो मेरे कोई सवाल कड़वे नहीं है और आपके सवाल का जवाब ये बहुत साफ है कि राजनीति में दान या दक्षिणा नहीं होती। जो ये कहना कि हमने दिया, हमने टिकट दिया, हमने जितवाया, यदि कोई कुछ देता है और कोई कुछ जितवाता है
तो वो है जनता, और जनता सर्वोपरि है। यही खुलासा है कि एक परिवार कहता है हमने दिया, शुभेंदु को हमने ये सब दिया, शुभेंदु को हमने जिताया। ये नहीं होता है। यदि शुभेंदु को आप जिताते हो तो आप इतने कष्ट में क्यों हो? आज इतनी बुरी तरह आप नंदीग्राम में क्यों हारने वाले हो? तो जनता सर्वोपरि होती है। तो यही अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक परिवार की सेवा नहीं होती है, जनता की सेवा होती है। तो इसी आप ही ने मेरे सवाल पूछकर मेरे जवाब को बहुत आसान कर दिया कि मेरे पास तो 5.5 साल और राज्यसभा में पड़े थे। यदि ऐसा नहीं होता तो हम वहीं रहते। रेल मंत्री, यदि मुझे इतना, रेल मंत्री सबसे बड़ा मंत्री होता है और मेरा सौभाग्य था कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। मगर कहीं ना कहीं एक असूल होता है, और उस असूल से यदि आप हट जाते हो तब आपको इस्तीफा देना ज़रूरी होता है। तो इसी में है दूध का दूध और पानी का पानी। उस वक्त भी असूल से ममता बनर्जी हट गई थी, तृणमूल कांग्रेस हट गए थे, और तभी मैंने कहा कि भैया मैं देश के लिए काम करता हूँ, रेल मंत्रालय के काम करता हूँ, तृणमूल कांग्रेस या एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। जितना मैं आपको जानता हूँ, दान दक्षिणा नहीं होता है पॉलिटिक्स। जितना मैं आपको जानता हूँ दिनेश त्रिवेदी, आप एक सेकुलर छवि के नेता हैं। अब जब बीजेपी के नेता मंच पे जाकर, राजनीतिक मंच पर जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जिस पर ममता बनर्जी और टीएमसी सवाल खड़े करती हैं, आपको लगता है कि देश की राजनीति को अब इसी तरफ ले जाने की जरूरत है कि सियासी मंच पर धर्म और भगवान के नारे लगे? जो जय श्री राम है ना, वो हिंदुस्तान की परंपरा है, और ये हिंदुस्तान की परंपरा हिंदुस्तान से अलग नहीं रह सकती। और जहाँ मंच से जय श्री राम के नारे की बात करते हैं, जय श्री राम नारा नहीं है, जय श्री राम हमारी संस्कृति है, और ये नारे जनता देती है। और जहाँ तक बात आए तृणमूल कांग्रेस, और आपने ममता जी की बात की है, मैं आज भी उनका आदर करता हूँ। ये तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, मैं तो अंदर था, मैं तो जानता हूँ ना। तृणमूल कांग्रेस के लिए सिर्फ 30% लोग जो कि वोट बैंक माने जाते थे, वही सब कुछ थे। और दुख की बात यह है कि उस समुदाय के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। तो आज नतीजा ये है कि वो मुस्लिम वर्ग भी आपसे नाराज़ है कि आपने मुझे सिर्फ वोट बैंक की तरह हमारा दुरुपयोग किया। हमारी दरिद्रता वहीं की वहीं रहेगी, हमें नौकरी नहीं मिली, हम जहां हमारी हाल थी उससे भी बदतर होगी। तो आज ये परिस्थिति है कि मुस्लिम आपके बाद दिनेश त्रिवेदी और मेरे साथ टीएमसी के नेता भी जुड़ेंगे, फिराद हाकिम साहब, उनसे ये पूछूंगा, आप बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि मुस्लिम भी खुश नहीं है। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, जो मेरे सुनिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए दिनेश भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप उसमें अपनी बात कंप्लीट भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही थी, तो जब तक आप उनके साथ मंत्री रहे तब आपको अपीजमेंट नहीं दिखाई दिया। आज जब आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी के तमाम नेता बोलते हैं। देखिए सुमित जी, जो अंदर की बात है ना, आप फिराद हकीम जी को भी आप पूछ लीजिएगा, वो उनको अपनी पार्टी की लाइन लेनी है, उसीलिए वो बोलेंगे नहीं। तो आपने भी तो नहीं बोला, दावे के साथ आप बाहर निकल के बोल रहे हैं। आखिरी जो कोर जी नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। जब आखिरी मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, तब हमने फिराद हकीम जी को अलग से बिठाकर कहा था कि आज हम लोग भटक गए हैं। ये आज बॉबी हकीम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और राजनीति में ना तो मेजॉरिटी होती है ना तो माइनॉरिटी होती है। उसीलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम में ना तो कोई मुस्लिम होता है ना तो कोई हिंदू होता है। मगर आप यदि एक कम्युनिटी का तिरस्कार करोगे और उसको दरकिनार करोगे कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप यदि जय श्री राम के नारे पर चिढ़ोगे, हमारी जब 2019 में जब काउंटिंग हो रही थी, हमारी हार हुई, तब उस समय बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। और आप अर्जुन सिंह से पूछिए, मैंने भी उनके साथ जय श्री राम के नारे लगाए थे। और
जो पार्टी की बात आप कर रहे हैं, अंदर की जो बात होती है उसको तो मैं बाहर उजागर नहीं करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, वरना आप ये बताइए कि 5.5 साल जिसके राज्यसभा में रहे हैं वो क्यों छोड़ के गया? यदि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रहते हैं और कोई यदि सेक्युलर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमने देखा है, नहीं, आपने भी देखा है कि इमाम के यहाँ जाते थे, मेरा और काउंटर उनके क्वेश्चन पाँव दिनेश भाई, पकड़ के कहते हैं कि बता फतवा दे दीजिए कि इस बार इसको वोट दिया जाए। तो वो भी दिनेश तो भाई, सेक्युलरिज्म दिनेश नहीं भाई, होता मेरा ना, काउंटर क्वेश्चन, अगर सेक्युलर पार्टी के साथ आप हैं तो ममता बनर्जी तो मंच से चंडी पाठ भी कर रही हैं, कलमा भी पढ़ रही हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब का जिक्र भी करती हैं, वो जीसस का जिक्र भी करती हैं, पर बीजेपी की रैलियों में सिर्फ जय श्री राम होता है, तो कौन सेक्युलर ज्यादा हुआ? देखिए, आप हिंदू जो हो धर्म है ना, वो एक साइंस है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जो भी उस साइंस को पढ़ना चाहते हैं वो उस साइंस को पढ़ सकते हैं। हिंदू एक कोई समुदाय विशेष नहीं होता है, उसीलिए उसको कहा गया है कि वो आदि से अंत तक वो धर्म चलाया है, क्योंकि वो धर्म साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो आप, और हमारा उपनिषद तो आप सलाह दीजिए ना हमारा वेद बीजेपी के नेताओं को कि वो भी मंच से कलमा पढ़े, गुरुदास की रचना गुरु ग्रंथ साहब का जिक्र करें, करें। विशेष नहीं की है। बीजेपी के नेता तो ये कर नहीं रहे ना जी? तो एक बीजेपी के नेता तो कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, हम ना समझे, गुरु आपका ग्रंथ, सवाल नहीं पूछा। बीजेपी के नेता तो नहीं, कलमा पढ़ नहीं रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब का जिक्र कर नहीं रहे हैं, तो ये ममता बनर्जी कर रही है, बीजेपी को भी करना चाहिए आज सेक्युलर साबित करने के लिए कि हम सबके साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास। सुमित, आपकी जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट ममता जी ने इतनी दूर तक कर दी ना कि आज मुझे खुद दुख हो रहा है कि उनको मंच के ऊपर जाकर अपना गोत्र कहना पड़ता है। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? आप हिंदू है तो प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए, आप बीते जितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने 2 बार जिक्र किया कि आपके 5.5 साल का टेन्योर बाकी था, तो अब ये समझाइए कि दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में कैसे देश की सेवा करेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पॉलिटिक्स में एक मंच होता है, और उस मंच के लिए आपको मंत्री बनना या एमपी बनना या एमएलए बनना, वो है, वो अपने आप में बड़ी बात होती है, मगर वो एक डेस्टिनेशन नहीं होता है। बंगाल के चुनावों में इस हद तक हिंसा होगी, इस बात की आशंका सबको रही है, इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने 8 चरण का मतदान कराने का फैसला किया। लेकिन दिनेश भाई, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, मैं वापस वहीं लौटता हूं जहां से आप निकलकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी गुजरात से, नहीं, बचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। चर्चा थी कि आप वहां से आने वाले हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट फॉर यू एज एन इंडिविजुअल? सुमित जी, मुझे आज राजनीति में आए हुए 4 दशक हुए, और यदि सिर्फ राज्यसभा या लोकसभा ही मेरा डेस्टिनेशन होता तो मैं क्यों छोड़ता, और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक जरिया मिला है, और मैं कन्विक्शन के साथ कहना चाहता हूं कि आज जितनी भी पार्टियां हैं, आप देख लीजिए, आप जनता से पूछिए, वो एक परिवार विशेष की सेवा करता है, देश की सेवा नहीं करता है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो अपने आप को रॉयल बंगाल टाइग्रेस कहती हैं, और दूसरी तरफ पूरी बीजेपी है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के तमाम सांसद, तमाम नेता, तमाम मंत्री कैंपेन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ममता बनर्जी से मुकाबला लेने के लिए बीजेपी को पूरी ताकत लगानी पड़ी है? ममता बनर्जी वाकई में बंगाल में बहुत पॉपुलर है? वो तो 2 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता किसे पॉपुलर मानती है और जनता किसे चाहती है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और जब राष्ट्रीय पार्टी होती है तो उनके नेता भी ज़्यादा होते हैं। जब आपकी एक फैमिली की पार्टी होती है तो आपके कैंपेन करने वाले भी फैमिली के 2 सदस्य होते हैं। तो अब ये मुझे बताइए कि बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया अपने इस चुनाव का,
किसी को नहीं बनाया, अभी तक हमको नहीं पता है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि दिनेश त्रिवेदी भी, बीजेपी की अगर चुनाव जीतती है तो दिनेश त्रिवेदी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? एक बात सुन लीजिए सुमित जी कि बीजेपी इस बार चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रही है। और दूसरी बात यह है कि आप कोई भी स्टेट में ले लीजिए, बीजेपी जहां तक मेरी जानकारी है, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, अपना कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा आगे नहीं करता, क्योंकि यही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि जीतने के बाद एमएलए तय करते हैं कि उसकी नेतृत्व कौन करेगा, उसके बाद ही स्वीकृति मिलती है। यही होता है डेमोक्रेसी। तो आर यू वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस? आप हैं लाइन में? I am a very small worker and I am very happy कि हम एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में बहुत ही खुश है। जिन दिलीप घोष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनको 5 साल पहले तक पार्टी में, इनफैक्ट देश में कोई नहीं जानता था, आज वो बीजेपी को चुनाव जितवाने के मुहाने पर लाते हुए दिखाई देते हैं। आपकी चॉइस कौन है? जरूर कहना चाहता आपकी चॉइस कौन है, दिलीप घोष या शुभेंदु अधिकारी? जी, आपकी चॉइस कौन है? मेरी चॉइस जनता है, और मेरी चॉइस जनता है, और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। और जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि शुभेंदु नंदीग्राम में जीत रहे हैं, तो क्या शुभेंदु जायंट किलर होने के नाते सबसे आगे निकल जाएंगे मुख्यमंत्री पद की रेस में? देखिए, यही होता है ना कि जो हम लोग ने अपना घोषणा पत्र में कहा है, संकल्प पत्र में जो कहा है कि एक सोनार बांग्ला का असली परिवर्तन, आज उसकी लहर है। जो आपने सही कहा कि दिलीप घोष 5 साल में कोई जानता भी नहीं था, तो यही होता है जनता। और मैं खुद कहता हूँ, 5 साल तक इतना परिवारवाद, इतनी हिंसा, इतनी तोलेबाज, तो उसीलिए परिवर्तन की वजह से ही सोनार बांग्ला बने। बंगाल की जनता जिस प्रकार हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है, उसी प्रकार तरक्की हो। सो इस इतने बड़े हवन में मेरी भी एक छोटी सी आहुति हो, उसीलिए मैंने 3MC छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी जोड़ी। अब ये बताइए दिनेश साहब, आपने एक बात की, पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में चली गई है। प्रशांत किशोर साहब पार्टी के कैंपेन मैनेजर हैं, उनकी एजेंसी जो है पार्टी का कैंपेन टीएमसी का देख रही है। आपसे उनकी क्या दिक्कत हुई? क्यों खटास हुई आपकी प्रशांत किशोर से? क्यों आप इतना रूखा बोलते हैं उनके बारे में? देखिए, हम किसी का नाम हम तो लेते नहीं हैं, और जो भी कंसल्टेंट आते हैं उनका एक कमर्शियल है, वो अपना काम करते हैं ईमानदारी के साथ। मुझे उनसे क्यों कुछ किसी से गिला शिकवा हो? यदि गिला शिकवा होता है तो सिर्फ पार्टी के आदर्शों के ऊपर होता है। और यदि आप अपने आदर्श को छोड़ देते हैं और अपने आप पर भरोसा नहीं करते और किसी और पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जनता पर भरोसा नहीं करते। एक मिनट, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं दिनेश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। पार्टी ने आदर्श छोड़ दिया, अपने आप पे भरोसा छोड़ दिया, और प्रशांत किशोर जैसे कॉन्ट्रैक्टर की बातों में आकर ममता बनर्जी कैंपेन कर रही हैं। तो क्या ममता बनर्जी मंच पर जो चंडी पाठ कर रही हैं या अपना गोत्र शांडिल्य बता रही हैं, ये सब डिजाइन्ड है बाय प्रशांत किशोर? देखिए, मैंने किसी का कभी नाम नहीं लिया। नाम मैं ले रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कंसल्टेंट। और जो समझते हैं, नहीं, मैं जो समझते हैं वो समझते हैं, मगर सही बात देखिए, तो दिस इज ऑल बाय डिजाइन। ये सब कुछ तयशुदा किया तरीके से किया जा रहा है कि नाम बताना है, ब्राह्मण बताना है, गोत्र बताना है। आप भैया, आपके सवाल में ही जवाब आ जाता है ना। और दूसरी बात ये होती है कि आपको यदि नहीं, हमको जवाब नहीं मिला, हम आपसे पूछ रहे हैं। अपने आप पर भरोसा हो, नहीं, वो मैं क्या जानूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि आपने अपने आप पर भरोसा खो बैठा है। आप यदि अपने आप पर भरोसा खो बैठते हो तो जनता आपको कैसे भरोसा करेगी? वो दुख की बात है। 30-70 की लड़ाई इसको कहा जा रहा है। बीजेपी 70% वोटों के लिए लड़ाई लड़ रही है। आपको लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों से उनकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है? आप नए पार्टी में गए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुसलमानों को ध्यान में रखकर पार्टी नहीं सोचती है क्या? सुमित जी,
कभी बीजेपी ने ये कहा है? ये तो आप कह रहे हो, ये तो ममता जी के कंसल्टेंट कह रहे हैं। बीजेपी ने कभी ये कहा है? बीजेपी के लिए सब एक नागरिक होते हैं, और जो घोषणा पत्र जो हमारे उस घोषणा पत्र में आया है उसमें ये नहीं कहा कि ये सिर्फ 70% से होगा या 80 को मिलेगा। यदि आप सब महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है तो उसमें सभी महिलाएं आ गई ना, सभी नागरिक महिलाएं भारतीय की आ गई, बंगाल की आ गई। उसमें ये नहीं कहा जाता 70-30 तो तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 70-30 कभी नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 100% देश के नागरिक हैं। पर ये तो बीजेपी के लोग बोलते रहे हैं, जैसे बिहार के चुनावों में पहले कहा गया कि अगर यहाँ पर बीजेपी हारेगी तो पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने उसी अंदाज में बात की, बेगम कहा ममता बनर्जी को, और कहा कि जब पाकिस्तान की टीम मैच जीतती है तो नंदीग्राम के कुछ लोग पटाखे चलाते हैं। तो ये कम्युनलाइजेशन करने की जो कोशिश है, पोलराइजेशन करने की कोशिश है, क्या आपकी पार्टी नहीं कर रही है? आपकी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं? देखिए, टीएमसी के एक नेता ने कहा, मैं देखिए छोटी छोटी बातों में नहीं पढ़ना चाहता, चूंकि आपने सवाल पूछा उसीलिए आपका अधिकार होता है कि जवाब ले। एक टीएमसी के जो अक़लियत के नेता ने कहा कि हम 30% हैं और हम ये 30% यहाँ 7 पाकिस्तान बना सकते हैं। अब ये कोई कहने की आवश्यकता है? और आप बॉबी हकीम के पास जा रहे हैं, वो मेरे दोस्त सच्चे हैं, उन्होंने भी कहा, शायद वो मे बी ही डिडंट मीन इट, कि ये मोहल्ला एक मिनी पाकिस्तान है, जब वो खिदरपुर में गए थे। मगर ये सब अच्छा नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश त्रिवेदी, वक्त निकाला, जुड़े आप एबीपी न्यूज़ के साथ, और आपने जो तमाम मुद्दे उठाए हैं मैं कोशिश करूंगा आपके दोस्त फिराद हाकिम जो अगले सेगमेंट में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, मेरी कोशिश थी कि आप दोनों आमने सामने आए, पर चुनावी मजबूरियों के चलते वक्त एक साथ नहीं मिल पाया आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश त्रिवेदी। अब जब अगले सेगमेंट में जुड़ेंगे तो जो सवाल दिनेश त्रिवेदी उठा रहे थे, सबसे नए नवेले नेता हैं बीजेपी के, टीएमसी छोड़कर आए हैं, टीएमसी के अंदर की बातों पर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों के जवाब जानेंगे फिरहाद हाकिम से। फिरहाद हाकिम वो चेहरा हैं जो ममता बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और ममता बनर्जी के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं।